रह रह कर उसका दिल धड़क रहा था। मन में उठते कई सवाल उसके सिर पर हथौड़ी की तरह चोट कर रहे थे। यह क्या हो गया? भूल किससे हुई? जब भूल हुई भी तो क्यों हुई? मन में उभरते इन सवालों का दंश झेल पाना मुश्किल हो रहा था। अभी बेटी के हॉस्टल में पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे का समय था। बस का झेलाऊ सफर और उस पर हॉस्टल से किया गया फोन कि आपकी बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। स्मृति पटल पर जमी कई परतें परत दर परत सामने आने और ओझल होने लगी। दिल बैठा जा रहा था और साथ गहरा होता जा रहा था। तन का बोझ भी सहना मुश्किल और आंखों से बहती अविरल धारा। वह खिड़की के सहारे आंखें मूंदे दिल और दिमाग को शांत करने की कोशिश करने लगी, पर एकक स्मृति आंखों में चहलकदमी करते हुए सजीव होने लगी। वह घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगी। आंखों की कोरों पर बांधा गया बांध एकाएक टूटकर प्रचंड धारा बन गया। यूं तो जिंदगी करवट लेती है, पर इस तरह कि उसका पूरा वजूद दूसरी शादी के नाम पर स्वाहा हो जाए। क्योंकि उसने दूसरी शादी, क्या मिला उसे? स्वतंत्र वजूद की चाहत भी तो अस्तित्वहीन हो गई। पर समाज का तो एक अलग ही नजरिया होता है। तलाकशुदा स्त्री को देख लोगों की आंखों में हिकारत का कांटा चुभ सा जाता है, और उस कांटे को निकालने के लिए ही तो सुधा ने दूसरी शादी की। पहली शादी और तलाक को याद कर मन का सेला नहीं करना चाहती हूँ, पर न चाहने से क्या होता है। तलाक के 10 साल पहले बेटी उसकी गोद में आ चुकी थी। शादी के 2 दिन बाद ही सपने बिखरने की आहट सुनाई देने लगी थी। सुनहरे दिन और सपनों में नहाई रात सब इतनी भयावह कैसे हो गई, वह आज तक समझ नहीं पाई। हर रोज की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना उसे जिंदगी से बेजार करने लगी थी, और उसके नीचे करहाता उमंगों भरा मन। पहले पहल भरपूर विरोध किया सुधा ने, पर दिन महीने और 7 साल बीतते चले गए और उसका धैर्य छिन्न होता रहा। पर एक दिन उसी विरोध के महीन परतों के नीचे ज्वालामुखी के असंख्य कण फूट पड़े और अंततः उसे तलाक की पहल भी करनी पड़ गई। 2 साल लगे इस अनचाही पीड़ादायी परिस्थिति से निजात पाने में। तलाक के बाद बेटी को साथ लेकर वो एक अनजान सफर पर निकल गई। मंजिल उसको पता नहीं थी। इस असमंजस की स्थिति के बावजूद वह तनाव मुक्त महसूस करती रही थी खुद को। आखिर 2 सालों के संघर्ष ने नारकीय जीवन से मुक्ति जो दिलाई थी। कुदरत ने मेहरबानी दिखाई और एक हफ्ते में ही रेडियो स्टेशन में नौकरी लग जाने के कारण उसे कोई आर्थिक तंगी का एहसास नहीं हुआ, और फिर मायके का सहारा भी संबल बना। उगते सूरज की लालिमा उस गालों पर उतरने लगी थी। जब रेडियो स्टेशन में उसे एक पुरुष प्यार से देखता था, अच्छा लगता था उसे यूं किसी का देखना। 2 वर्ष का अकेलापन ही था जो अनजान पुरुष को देखकर पिघलने लगा। पिछली यादों में तड़पता उसका मन कहता कि मुझे इस सुख की आशा नहीं करनी चाहिए अब। मेरे हिस्से में कहाँ सुख? और अजीब सी उदासी मन को उद्वेलित करने लगती। उफ, यह अचानक आज मुझे क्या हो रहा है? 2 सालों के अकेलेपन में कभी भी इस तरह का ख्याल नहीं आया। अकेलापन, उदासी, सब कुछ अपनी बेटी के मुस्कान तले दब चुकी थी। फिर आज क्यों? जबकि उसने तलाक के बाद किसी भी पुरुष को अपने दायरे के बाहर ही रखा, अंदर आने की इजाजत नहीं दी किसी को। पर आज इस पुरुष को देखकर क्यों तपते रेगिस्तान में बारिश की बूंदों जैसा महसूस हो रहा है? क्या यह कोई स्वप्न है या फिर पिछले जन्म का साथ? क्यों मेरी नजरें बार बार उसकी ओर उठ रही है? क्यों वह उसे अनदेखा नहीं कर पा रही है? मन में एक सवाल, क्या कुदरत को कुछ और खेल खेलना है? इसी उधेड़बुन में शाम हो गई। उसने अपने बैग को कंधे पर लटकाया और बाहर निकल आई। वो उसकी सर्दी में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें छिलमिला रही थी। चेहरे पर सर में भरी मुस्कुराहट खिल उठी। तो क्या उसे प्यार हो गया है? एकाएक उसकी मुद्रा ने गंभीरता का आवरण ओढ़ लिया। सोचने लगी, उसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का भविष्य बनाना है। नहीं नहीं, वह इन फालतू की बातों में नहीं पड़ेगी। तभी उसे एक आवाज ने चौंका दिया। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कब तक यहाँ खड़ी रहकर रिक्शे का इंतजार करेंगी? अंधेरा भी तो गहरा रहा है। पलटकर देखा तो वही पुरुष था जो इसको दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। वैसे अंधेरे की आशंका तो उसके मन में भी थी। वह बिना कुछ जवाब दिए उसकी कार में बैठ गई। मध्यम स्वर में गाना बज रहा था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। वह चुपचाप बैठ बाहर के अंधेरे में झांकने की असफल कोशिश कर रही थी। तभी उसने हंसकर पूछा, अंधेरे से लड़ रही है या मुझे अनदेखा कर रही है? वह भी मुस्कुरा दी, अपने वजूद को तलाश रही हूँ। आप घुसपैठिए की तरह जबरदस्ती घुस आए हैं, इसी समस्या के निवारण में जुटी हूँ। खिलखिलाकर हंस पड़ा वह। लगा जैसे चारों तरफ हरियाली बिखर गई हो।
इन्हीं बातों के दरमियान घर आ गया और वह बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर जाने लगी। तभी उसने विनती भरे स्वर में उसका मोबाइल नंबर मांगा। पहले तो वह झिझकी, लेकिन फिर कुछ सोचकर नंबर दे दिया। दिन बीतने के साथ बातों का और फिर मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। वह नहीं चाहती थी कि राकेश हर शाम उससे मिलने आए, क्योंकि एक तो बदनामी का डर और दूसरी तरफ बेटी जिसकी नजरों का सामना करना मुश्किल होता। मन की आशंकाएं उसे परेशान करती कि उसके जाने के बाद क्या वह बेझिझक उसके सामने जा पाएगी। पर दफ्तर के बाद का खाली समय उसे काटने को दौड़ता। झिझक और असमंजस के बीच वह मिलने का समय होते ही उसके आने की राह भी देखती। तेरे वादों पर हम एतबार कर बैठे, ये क्या कर बैठे, हाय क्या कर बैठे। एक बार मुस्कुराकर देख क्या लिए, सारी जिंदगी हम तेरे नाम कर बैठे। सपनों के साए तले रात और दिन बीतते रहे। समय पंख लगाकर उड़ रहा था, पर उसके दिमाग में रह रह कर यही सवाल कौंधता कि कौन कौन होगा उसके घर में। सोचती पूछूं या नहीं, पर एक दिन उसने पूछ ही लिया। राकेश, हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं, पर अभी तक मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ ना। क्या जानना चाहती हो? यही ना कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, बच्चे हैं या नहीं। हाँ बच्चे हैं, पर शादीशुदा होते हुए भी मैं अकेला हूँ, क्योंकि पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे साथ मेरी माँ और मेरा बेटा रहता है। सुधा ने आंखें बंद कर ली। यह सुख का क्षण था। सपने अभी जिंदा है। कुछ देर के मौन के बाद राकेश ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम्हें पता है कि मेरी भी एक बेटी है? मैं एक तलाकशुदा हूँ। क्या तुम्हारी फैमिली मुझे और मेरी बेटी को स्वीकार करेगी? सपनों की दुनिया बहुत कोमल होती है राकेश, पर वास्तविकता का धरातल बहुत कठोर। अच्छी तरह सोच लो फिर कोई निर्णय लेना, इतना कहती गई, पर मन के किसी कोने में कुछ नया जन्म लेती महसूस कर रही थी। सुधा, कुछ तेरी कहानी है, कुछ मेरी कहानी है। हर बात ख्याली है, हर बात रूहानी है। मिल जाए कभी जो हम, तो हर बात सुहानी है। सुधा के गोरे से मुखड़े पर अटखेलियां करती लटों को हाथों हटाते हुए राकेश ने उसके गालों को हथेलियों में समेट लिया और उसकी मद भरी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सुधा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम हाँ कर दो। महीनों से चल रही मुलाकातों के फुहारे सुधा को आश्वासन की मधुर चाशनी में सराबोर कर चुकी थी। वह अपने आप से अजनबी होती जा रही थी। कभी तो मन मचलता कि बारिश की बूंदों को अपनी हथेली में समेट ले, और कभी समंदर की लहरों के साथ विलीन हो जाने की विकलता। भावनाएं तूफान की तरह प्रचंड उद्वेलित अंतर मन की छटपटाहट ने आंखों में पानी का उबाल ला दिया। सामान्य गति से बीतते वक्त की चाल बहुत धीमी लग रही थी सुधा को, और सांसें धोखने की तरह तेज। सांसों में बसे हो तुम, आंखों में बसे हो तुम, छुओ तो मुझे एक बार, धड़कन में बसे हो तुम। समय गुजरते देर नहीं लगती, दोनों ने शादी कर ली। हालांकि राकेश की माँ बहुत मान मनोहर के बाद राजी हुई थी, और इस शर्त पर कि सुधा की बेटी कभी इस घर में नहीं आएगी। सुधा को बहुत बड़ा झटका लगा था। एक बार फिर से पुराने घाव का दर्द हरा हो गया था। अचानक ही आए इस झंझावात ने सुधा के सपनों को चकनाचूर कर दिया। विचलित सी वह सन्न रह गई, पर राकेश ने यह समझाकर शांत कर दिया कि वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। माँ को हम दोनों मिलकर मना लेंगे। सुधा ने गहरी सांस ली। उसने बड़ी मुश्किल से दिल को समझाया, हॉस्टल से तो बच्ची महफूज ही है, जब मन करेगा जाकर उससे मिल लूंगी। सुखद भविष्य की कामना लिए सुधा को क्या पता था कि नियति क्या क्या रंग दिखाने वाली है। डूबता हुआ सुर्ख लाल सूरज उससे माथे की बिंदिया से लग रही थी। एक बार फिर से सब भूलकर उसने राकेश के प्यार भरोसा कर लिया। सुख की अनुभूतियां वक्त का पता ही नहीं चलने देती। सपनों के हिंडोलों में झूलते 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कल घर लौटने का दिन है सुधा, राकेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। प्यार ने हम दोनों को बांध रखा है, वरना हम तो नदी के दो किनारे थे। सुधा आसमान की ओर देखती हुई बुदबुदाई। राकेश उसकी आंखों में देखता कुछ पढ़ने की कोशिश करता रहा। फिर उसने मन में अंदर चल रहे द्वंद्व को परे झटक कर सुधा की खूबसूरती को निहारने लगा। पल भर के लिए तो लगा कि काश जब वक्त यही ठहर जाता, पर वक्त भी कभी ठहरता है भला। साथ तुम्हारे चलकर यह एहसास हुआ, दरमिया हमारे से प्यार और कुछ नहीं। अंधेरा चढ़ता गया और दोनों महकते एहसास के साथ सपनों सरीखे पलों की नशीली मादकता में विलीन। थकान से चूर कब दोनों की आगोश में समा गए, महसूस भी न हुआ।
सुबह का सूरज नया दिन लेकर हाजिर हो गया। जल्दी जल्दी तैयार होकर दोनों गाड़ी में बैठ गए और चल दिए घर की ओर। घर पहुंचते ही सबसे पहला सामना राकेश के बेटे मोहित से हुआ। उसकी नजरें क्रोध और हिकारत से भरी हुई थी। दोनों को देखते ही वह अंदर के कमरे में चला गया। सुधा के चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आई। तो क्या मोहित की रजामंदी के बगैर शादी हुई है? जबकि मैंने तो अपनी बेटी को बताया था कि राकेश की मम्मी शादी के लिए तैयार है, पर शर्त रखी है कि तुम मेरे साथ उन लोगों के साथ नहीं रहोगी। यह सुनकर भी मेरी बेटी ने तो नाराजगी नहीं जताई, बल्कि उम्मीद से कहीं आगे बढ़कर बोली, माँ अभी भी तो हम साथ नहीं रहते। तुम मुझसे मिलने हॉस्टल तो वैसे भी आती रहती हो। बच्ची को याद करके सुधा की आंखें भर आई। धीरे धीरे खुद को संभालने का सास के पास गई, लेकिन सास की बेरुखी ने तो दिल ही बैठा दिया। एक बार फिर से सुधा ने दिल को बहलाया, कोई बात नहीं, राकेश तो समझता है ना मुझे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुधा एक सपना देख रही है, वह है उसकी बच्ची। राकेश और मोहित है। एक बहुत ही प्यारा सा रंगीन सा मोहित और बच्ची गोद में सोई है। राकेश और माँ उसके बगल में बैठे हैं। सभी बहुत खुश है। अचानक नींद से जाग जाती है सुधा। चारों तरफ देखती है ऐसा सपना जिसका जागृत अवस्था से कोई संबंध नहीं, लेकिन सपने की खुशी उसके चेहरे पर झलक आती है। कभी न कभी यह सपना भी सच होगा, जरूर होगा। देखती है पलट के राकेश को। नींद में बच्चों सा मासूम प्यार से अपने गुलाबी होठ उसके माथों पर टिका देती है। राकेश के माथे पर भावनाओं का गुलाबी अंकन देखकर खुद शर्मा भी जाती है सुधा। फिर उठकर चल देती है किचन की ओर। नजदीक पहुंचते ही बर्तनों की आवाज सुनकर चौंक गई। अंदर घुसते ही देखती है कि राकेश की माँ नाश्ता बना रही है। माँ मैं बना देती हूँ ना। सुनते ही सास किचन से बाहर निकल गई। सब समझते हुए भी सुधा ने खुद को संयत करके बाकी काम निपटाया और नाश्ता लेकर मोहित के कमरे में दाखिल हुई। बेखबर सो रहे मोहित को कुछ देर अपलक देखती रही, फिर बड़े प्यार से धीरे धीरे बाल सहलाते हुए बोली, उठो मोहित बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या आज? सुधा की आवाज कानों में पड़ते वह घबराकर जाग गया और अजीब सी नजरों से घूरने लगा। पता नहीं क्यों इतना असहज कर रहा था उसका इस तरह घूरना। नफरत ऐसे की आंखों में अंगारे दहक रहे हों। आप फिर से कमरे में आ गए। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप सिर्फ पापा की पत्नी है, मेरी मम्मी नहीं। मेरी मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। स्तब्ध रह गई थी सुधा। रात का सुनहरा सपना ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आ रहा था। लगभग दौड़ती हुई वह कमरे से बाहर निकल गई। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर समय के साथ राकेश में भी बदलाव आने लगा। दिन भर ऑफिस और घर के काम से थक चूर हो जाने के बावजूद रात में बिस्तर पर नींद का नामो निशान तक नहीं। राकेश से भी वह अब कुछ नहीं कहती, बस अपनी एक बात उसे अचंभित कर जाती थी। जिस घुटन और प्रताड़ना के विरुद्ध वह महीनों लड़ी, वह घुटन और प्रताड़ना अब उसे उतना विचलित नहीं करती थी। समय और उम्र समझौता करना सिखा देता है शायद। आज सुबह से मन उद्विग्न हो रहा था, बार बार रह रह कर दिल में एक अजीब सी टिस महसूस हो रही थी। जैसे तैसे काम खत्म करके चाय पीने बैठी थी कि दीपा के हॉस्टल से फोन आ गया। चकोर को चांद मिल जाने की खुशी हो गई जैसे, लेकिन यह क्या, मोबाइल से बात करते हुए उसके चेहरे पर दर्द का प्रहार महसूस कर सकता था कोई भी। कुछ देर के लिए तो वह मोबाइल लिए हतप्रभ सी बैठी रही, फिर अचानक बदहवास से उठी और निकल गई बस स्टैंड की ओर। हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो काफी भीड़ दिखी। अनहोनी की आशंका उसके दिलो दिमाग को आतंकित करने लगी। अंदर जाकर देखा तो बेटी को जमीन पर लिटाया गया था। बेसब्री के साथ पास में बैठ गई और बड़े प्यार से पुकारी, दीपा बेटे। कोई जवाब नहीं। शरीर पकड़कर हिलाया। सुधा को तो जैसे करंट लग गया हो। इतना ठंडा और अकड़ा हुआ क्यों लग रहा है दीपा का बदन? तो क्या नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? किंतु आसान धड़कता दिल आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। वह निर्मेष भाव से अपनी प्यारी परी को देखे जा रही थी, वही मोहक चेहरा। तभी किसी ने उसके हाथों में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। यह कहकर कि आपकी बेटी ने आपके नाम पत्र लिखा है। डबडबाई आंखों से पत्र पढ़ने लगी। दुनिया की सबसे प्यारी मम्मा, आपको खूब सारा प्यार, आपको खूब सारी खुशियाँ मिले। सॉरी मम्मा, मैं आपसे मिले बगैर जा रही हूँ। ये दुनिया बहुत खराब है मम्मा। तुम्हारे तलाक और शादी को लेकर बहुत गंदी गंदी बातें करते थे स्कूल के स्टूडेंट्स। कहते थे तेरी माँ, छोड़ना माँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन माँ मैं तंग आ गई थी उनके तानों से। तुझसे नहीं बताया कि तू इतनी खुश है, परेशान हो जाओगी यह सब जानकर। माँ अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा और तुम भी शांति से रह पाओगी। हमेशा खुश रहना माँ, तुम्हारी परी दीपा।
वह अपने आप को रोक नहीं पाई। अचेत होकर लुढ़क गई सुधा, पर उस अर्ध चेतनावस्था में भी वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह अचानक उठकर बैठ गई और खूब जोर से हंस पड़ी। उसे लगा वह तो न नए पति और उसके बच्चे की बन पाई, न ही अपने वाली को संभाल पाई। माँ बनने की इतनी बड़ी कीमत देनी होगी, इसका अंदाजा नहीं था। दिल चिथड़े कर डालने वाली हंसी। अगला दिन दुनिया के लिए एक सामान्य दिन जैसा ही सवेरा था, सिवाय सुधा के। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।